जय हिंद। आज आ चुके हैं फिर से हम क्लास लेने के लिए। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि पिछली क्लास में हम जो पढ़ लिए थे उसके आगे अब क्या चीजें हमें पढ़नी है, कैसे जाननी है, क्या समझनी है, वो चीज को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम पिछले क्लास में ये बताए थे कि महसर सूत्र क्या होता है, प्रत्याहार सूत्र क्या होता है, या फिर वर्ण विचार क्या होता है, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीजों को हम जो है पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। प्रत्याहार सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे चीजों को हम लोग समझ लिए थे। और हम ये बताए थे कि अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण क्या होती है। तो इस क्लास में जो है हम स्वर वर्ण के ही सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्वर वर्ण के भी कुछ भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर अलग भेद होते हैं और गुण के आधार पर अलग भेद होते हैं। तो उसको करते करते हमारा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्लास में हम स्वर वर्ण के बारे में ये पढ़ेंगे, उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीजें होती है स्वर वर्ण से रिलेटेड सारी चीजें वो पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगली क्लास में आएंगे हम, तो उसमें हम व्यंजन वर्ण क्या होती है जब हम उससे जुड़ा जितनी भी सारी चीजें होंगी उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो फिर ज्यादा ही लेट न करते हुए आप लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है। तो हम जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या होती है और उससे जुड़ी सारी चीजें को अच्छे से आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली आती है वर्ण। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हम लोग कुछ काम करते हैं, तो काम करने में मतलब कि काम क्यों कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज है सामान, तो उसका उपयोग क्या होगा ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए आप बिस्किट ही खरीदते हैं, तो क्यों खरीदो, उसका कुछ तो उपयोग होगा तब तो। अगर जिंदगी में हमारा कुछ चीज का उपयोग नहीं है तो उसका हम उपयोग करेंगे नहीं, उसको खरीदेंगे ही नहीं, या फिर अपनी जिंदगी में उस चीजों को हम लाएंगे ही नहीं। तो क्या उपयोग होती है ये जानना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ चीज को खरीद पाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कटहल होता है, तो कटहल कोई क्यों खरीदता है, उसका उपयोग क्या है, वो सब्जी बनाएगा, बनाने के बाद वो खाएगा उसे, उसके बाद उसे खाने से मतलब बहुत सारी प्रकार की पोषक तत्व मिलेगी, जिससे उसके शरीर में वृद्धि विकास एवं ऊर्जा प्राप्त होगी। ये सारी चीजें यानी कि उसका कुछ ना कुछ उपयोग है, तभी हम उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। तो आखिर वर्ण को अपने जीवन में लाने का क्या कारण हो सकता है ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो वर्णों का उपयोग देखो, वर्ण का उपयोग ध्वनि चिन्ह या लिपि चिन्ह में किया जाता है। तो ध्वनि चिन्ह क्या होता है, ध्वनि मतलब जो बोलते हैं वो ध्वनि कहलाता है, यानी कि बोलने में ध्वनि, यानी ध्वनि चिन्ह यानी बोलने में। लिपि चिन्ह, लिपि मैंने लिखना, यानी कोई भी चीज को लिखा था, तो लिपि भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे में हम लोग नागरी लिपि का उपयोग करते हैं। तो ये लिपि चिन्ह में कैसे करते हैं, लिपि मतलब लिखना, यानी कि वर्ण का उपयोग हम लिखने में भी कर रहे हैं और बोलने में। जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं, मान लीजिए एक शब्द बोले राम, तो राम में क्या र आ म, ये तीनों क्या है वर्ण है, यानी कि वर्ण का उपयोग से ही हम बहुत सारे सेंटेंस बोल पाते हैं। देखो वर्ण से मिलकर शब्द बना, जैसे कि हम जितनी भी बातें भी समझा रहे हैं बोलते हुए, तो ये भी क्या है, पहले वर्ण से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना, उसमें से चिन्ह आया, तो सारा मिलकर एक फंक्शन के रूप में सभी एक क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा तो एक वाक्य होता है, और हम लोग बोल रहे हैं उस चीज को क्रमबद्ध तरीके से, तो भाषा कहता है। तो ये तो पिछली क्लास में भी बताए थे। तो ये है कि हमारा ये देखो समझा दिया पहले कि ध्वनि चिन्ह यानी कि लिखना, सॉरी बोलना में, और लिपि चिन्ह यानी लिखने में, ये वर्णों का उपयोगिता है। अब कोई भी चीज वर्ण से शब्द बन रहा है, यानी कि लिखने में उपयोग कर रहे हैं हम लोग, तो वही चीजें हैं। अब हम ये जानते हैं वर्ण के बारे में कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया। तो वर्ण को मेनली दो भागों में बांटा जाता है, मेनली यानी वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो देखो ये जानते होंगे कि कोई घर होता है ना, तो उसमें एक अधूरा होता है, एक पूरा होता है, और जो अधूरा होता है उसे पूरा करने के लिए घर में कोई मेंबर रहता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप लोग हैं, ठीक ना, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो है, तो आपके पिताजी होंगे, आपको पिताजी जो है आपकी जो भी जरूरतें होती है, जो कमी आती है उसको पूरा कौन करते हैं, आपके पिताजी, तो आप पूरा हो जाते हैं जाके। उसी प्रकार से हमारा एक स्वर वर्ण है, इसके भेद में एक है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जो होती है वो किसी की सहायता नहीं लेती है, वो मतलब कि बखूबी अकेले रहती है और खुद वो सारी चीजें को अपने अंदर समेटे रहती है। लेकिन जब बात हम व्यंजन वर्ण की करते हैं, तो व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए अन्य स्वर वर्ण के लिए यानी कि अन्य वर्णों की जरूरत पड़ती है। अन्य, अब चूंकि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण एक व्यंजन वर्ण, और व्यंजन को दूसरे वर्ण की आवश्यकता है, तो बचा एक ही है स्वर वर्ण। यानी कि मेनली हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसके बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, या फिर वैसा वर्ण जिसके बोलने के लिए लिखने के लिए हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, और वह दूसरा वर्ण कोई और नहीं स्वर वर्ण नहीं होता। और जब स्वर वर्ण की परिभाषा की बात आती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको समझना जरूरी है। अगर समझ जाते हैं तो अपने मन से खुद लिख देंगे कि आखिर चीजें होती क्या। तो स्वर वर्ण को लिखना चाहेंगे जैसे लिख सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसे बोलने के लिए या लिखने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि वो खुद परिपूर्ण है अपने आप में, तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और वहीं जिसकी जरूरत अगर पड़ रही है तो वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हमारा ये हो गया। अब हमारा है स्वर वर्ण। तो देखो स्वर वर्ण जो होता है किसी की आवश्यकता नहीं, ये तो हम पहले बता दिए। पॉइंट मतलब ऐसे करके अगर हम इधर रहे तो ये पूरा बोर्ड आता होगा, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, उसके बाद बगल में जाके लिख सकते हैं पॉइंट को। जैसे कि वो लिखना अगर चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो हेडिंग डाल देंगे वर्णों की उपयोगिता। वर्णों का उपयोगिता जो है लिपि चिन्ह और ध्वनि चिन्ह में किया जाता है, यानी कि बोलने और लिखने में किया जाता है। हमारा ये पॉइंट बन गया, ये जरूरी है।
अगर बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि ये चीजें होती क्या है। अब ये जानते हैं वर्ण, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, इसलिए सकते हैं कि वर्ण के दो भेद होते हैं, या फिर वर्ण के दो प्रकार के होते हैं, या फिर वर्णों का वर्गीकरण। तो एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? इसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उच्चारण में वायु की रुकावट नहीं। जैसे हम बोलते हैं अ, यानी बोलते के साथ, जैसे कि बोल रहे हैं क, यहाँ से आता है कंठ से, यानी थोड़ा सा समय ज्यादा लेता है, इसमें एक वायु की रुकावट सी महसूस होती है। लेकिन अ, आ, ई, उ, ये सब बोलते हैं तो हमारा जो डायरेक्टली हम मतलब ये वायु की रुकावट नहीं होते। यानी कि दूसरा पॉइंट हम ये कर सकते हैं कि स्वर वर्ण के उच्चारण में वायु की रुकावट नहीं होती है। उच्चारण में वायु की रुकावट नहीं, संख्या। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग कोई मतलब देख रहे हैं जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है, और ये मतलब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि लगभग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। और चूंकि इसमें जो होती है स्वर वर्ण का वर्गीकरण किया गया, जैसे में हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर, ये सारे चीजों में भी वर्गीकरण किया गया। तो इसकी भी कुछ संख्याएं होती है, उसको भी बाद में जाके हम लोग अलग अलग करते हैं। तो आगे जानेंगे जब हम इस सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। महासर सूत्र के आधार पर हम लोग पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि महासर सूत्र का, जैसे देखो प्रथम सूत्र से शुरुआत करते हैं और चौथा सूत्र तक अंत हो जाता है। उसके बाद पांचवा सूत्र जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं, वहां से व्यंजन वर्ण की शुरुआत हो जाती है। अब देखो पहला था क्या, आयुन, लिरिक, एवं, एवं। ये हमारा प्रथम चार सूत्र है महास्वर का। तो महास्वर का हम क्या बताए थे प्रत्याहार सूत्र बनाने के लिए, कि प्रत्याहार सूत्र अगर सभी में बनाना हो तो जहां तक बनाना चाहते हैं सबसे पहला लेना है। तो इसका सबसे पहला क्या है हमारा ओ, है ना। सबसे पहले चारों में, सबसे पहले चारों में बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि चारों क्या है यहाँ पर, चारों का चारों क्या है, स्वर वर्ण है। तो देखो यहाँ पर ओ से शुरू किए, लास्ट यहाँ पर चौहलन से हो रहा है। चूंकि हम बताए थे कि संज्ञा जो होती है उसका प्रत्याहार सूत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, महासर सूत्र को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके वर्ण में गिनती नहीं होती है। तो देखो अच किए, अब देखो सारा स्वर वर्ण, अच के मतलब क्या हुआ, ओ से शुरू हुआ, चो के में जाके अंत हुआ। तो ओ से शुरू हुआ यानी अ, ई, उ, क्योंकि इसकी गिनती नहीं होती, इसको छोड़ देंगे। री, ली, इसकी गिनती नहीं होगी, इसको छोड़ देंगे। ए, ओ, इसकी गिनती नहीं होती, छोड़ देंगे। उसके बाद अय, औ, इसकी गिनती नहीं होती, छोड़ देंगे। यानी जो छोड़ देना है, उसके बाद जो बचा है वो हमारा क्या है, सब स्वर वर्ण है। इसलिए हम क्या है कि जानते थे कि प्रत्याहार सूत्र बनाने के लिए जो होती है हमें क्या शुरू करना है, शुरुआत से शुरू करनी है, जो सबसे अंत होता है उसको लेना, क्योंकि प्रत्याहार सूत्र में सिर्फ दो ही अक्षर होते हैं। तो देखो ओ से शुरू हुआ, चौहलन से अंत हुआ, यानी कि हमारा क्या बना, आज या क्या है। इसके अंतर्गत हम बता चुके हैं पहले, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती है, बस इस संज्ञा को छोड़कर, जो संज्ञा है उसे छोड़कर। आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या फिर आराम से क्लास को पीछे करके अच्छे से देख सकते हैं कि साथ में क्या था, क्योंकि समझाने के लिए हमें ऐसे मतलब कि अंडरलाइन या फिर ये वो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो अब देखो अच हमारा बन गया। तो अच जो होती है, अच के अंतर्गत सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं, इसलिए स्वर वर्ण का दूसरा नाम जो होता है वो हम अच कहते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर तो हमारा जो है देखो अ, ई, उ। अब ये सवाल एक पल के लिए मन में उठ सकती है कि आ भी तो वर्ण है। अब वर्णों की संख्या है, चूंकि स्वर वर्णों की संख्या जो है वो 13 होती है, तो 13 इसमें तो 13 हो नहीं रहा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जी हुआ है, और 13 पूरा कहीं, ये तो बहुत ही मतलब है। तो देखो इसका जो दीर्घ रूप होता है आ, क्योंकि हरस स्वर ये आती है तो दीर्घ रूप भी तो होता है, तो आ, उसका ई दीर्घ, उसका उ दीर्घ। तो ये सारी जो होती है सारी मिलकर हमारा स्वर वर्णों की टोटल संख्या बन जाती है। यहाँ पर चूंकि अष्टाध्यायी में महासर सूत्र जब निर्माण किए थे वो महर्षि पाणिनि, तो वो इसकी जिक्र करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते गए, तो आज हमारा जो मॉडर्न व्याकरण ऐसा बना। लेकिन मॉडर्न व्याकरण या फिर मतलब आधुनिक व्याकरण जो है, आधुनिक संस्कृत व्याकरण या फिर कोई भी, तो उसका जो बेस है वो अष्टाध्यायी किताब, ये अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया वही है। सभी मतलब उसी को फॉलो करके आगे उसको एक्सप्लेन किए हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आप लोगों को आशा करते हैं कोई भी डाउट नहीं होगी। तो देखो अब जानते हैं कि स्वर वर्ण के प्रकार। देखो स्वर वर्ण भी मतलब पहले ही बताया था कि उसको डिवाइड किया गया। स्वर वर्ण की मेनली 3 प्रकार की होती है, अलग अलग आधार पर 3 प्रकार की होती है। देखो गुण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, और उच्चारण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो गुण के आधार पर जो होता है वो होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये हमारी गुण के आधार पर 3 प्रकार की होती है। और उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये तीनों होती है उच्चारण के आधार पर। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर दीर्घ जो दोनों है, ये जो दोनों है लगभग दोनों एक जैसे ही सब कुछ होता है, क्योंकि एक ही है, बस उच्चारण और गुण के आधार पर इसे अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। लेकिन इसमें संयुक्त स्वर अलग होती है और प्लुत स्वर अलग होती है। तो इसको अब आगे हम जानने का प्रयास करेंगे कि
संयुक्त स्वर क्या होती है, प्लस स्वर क्या होती है, ह्रस्व स्वर क्या होती है, दीर्घ स्वर क्या होती है, और इसका जो हमारी स्वर वर्ण होती है उसका मात्रा के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं, ये चीज को अभी हम आगे देखने वाले हैं। क्योंकि ये हमारा जो बोर्ड है ये बहुत ही छोटा है, तो हमको मतलब डायरेक्टली पूरा लिख नहीं पाते हैं, और अगर पूरा डिटेल में लिखें तो क्लास और लंबी होगी और हमें भी परेशानी होगी, और थोड़ा सा सब चीज में कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम सिर्फ समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो यकीनन है कि आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अगर हम देखो ऐसे नहीं है कि आपको मतलब ये रटाने के लिए हम सब कुछ लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग खुद से लिख रहे हैं ना तो यकीनन मतलब कि वो बहुत दिनों तक याद भी रहेगी, और समझ गए तो हमेशा याद रहेगी। अपने मन से हमेशा दूसरी भाषा में लिख सकते हैं। अभी इस प्रकार से लिखें, अब की बार दूसरी प्रकार से लिख सकते हैं, इसके बाद फिर तीसरा प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन जो भी लिखेंगे वो सारे का मतलब एक ही होगा, बस शब्द का चेंजिंग हो सकता है, शब्द का बदलाव हो सकता है, लेकिन उसका जो मतलब होगा, उसका जो अर्थ होगा वो वही आशय स्पष्ट करेगा जो कि हम समझा रहे हैं। बस खाली अच्छा से लिखने आना चाहिए। और अगर आप लोग अभी से लिखने का प्रयास करते हैं तो यकीनन मानते हैं आपको कि फिर आगे जाके लिखने का तरीका में इतना इंप्रूवमेंट होगा ना कि उसमें कोई हरा नहीं सकता है। चलो अब हम देखते हैं कि स्वर वर्ण के जो प्रकार है उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि स्वर वर्ण के जो प्रकार है वो चूंकि दो आधार पर बांटा गया है, एक गुण के आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर। गुण के आधार पर कौन होती है हमारे स्वर, जो मतलब कि हाँ सॉरी ह्रस्व स्वर होती है, दीर्घ स्वर होती है और संयुक्त स्वर होती है। और वहीं अगर उच्चारण की बात करें तो उच्चारण के आधार पर हमारे 3 स्वर वर्ण होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और जो अंत में होता है उसे हम प्लस स्वर कहते हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये तीनों जो मतलब कि बांटा गया अलग अलग आधार पर वो क्या होती है। तो देखो गुण के आधार पर हमारा पहला क्या, ह्रस्व। तो ह्रस्व स्वर जो होता है उसमें जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का जिस स्वर वर्ण में समय लग रहा है उच्चारण करने में उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। अगर लिखना चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यथा में देखो अ, ई, दीर्घ, सॉरी हसऊ, री, लिरी, ये जो 5 है इसके उच्चारण में मतलब तुरंत बोला, मतलब कि तुरंत बोल सकते हैं, ठीक ना, तुरंत बोला जाता है, इसलिए इसमें एक मात्रा का समय लगता है और इसलिए हम इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। चूंकि देखो इस मतलब कि जितनी भी है, जैसे इसको मिलाएंगे तब जाके हमारा क्या बनता है, इधर दीर्घ स्वर में देखो आ बनता है, ठीक ना, यहाँ पर है ना, और इसको मिलाएंगे तो दीर्घ बनेगा, इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा, फिर इसको और इसको मिला देंगे तो ये बनेगा। इस प्रकार से होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि सबका जो जड़ है वो कौन है, ह्रस्व स्वर के कारण ही सब कोई बन रहा है। और हम जड़ को मूल भी कहते हैं, इसलिए इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। अगर कोई पूछ लिया जाए कि हाँ इसे मूल स्वर किसे कहा जाता है तो इसका मेनली हम लोग जवाब इस प्रकार से दे सकते हैं कि चूंकि इसके जितनी भी वर्ण होती है स्वर वर्ण में, तो सारे जो है वो ह्रस्व स्वर के मिलने से ही बने होते हैं, यानी कि इसका जो सारे निर्माण का जड़ है वो ह्रस्व स्वर है, इसलिए इसे मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। देखो जानते हैं दीर्घ स्वर क्या है, तो दीर्घ स्वर वैसी स्वर वर्ण है जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखो अब 2 मात्रा का समय कैसे लगता है ये हम समझाने का प्रयास करते हैं, मतलब तोड़कर समझाएंगे। देखो पहला नंबर तो इसमें 2 मात्रा क्या है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, आ, री। ये री नहीं री है, यानी कि जो ये हमारा री होता है प्लस री, ये दोनों मिलता है तब जाके हमारा री बनता है। एक मतलब इसमें जो हम इतना पर छोड़ते हैं इसको एक और कर दो तो वो री बन जाता है, यानी उसमें 2 री छुपा हुआ होता है तब जाके एक री बनता है। तो इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 8 संख्या। अब देखो इसे हम सबसे बड़ी बात है संधि, आप लोग अभी तो आगे पढ़ेंगे संधि, लेकिन संधि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्ण मिलता है तो उसे हम संधि कहते हैं। उसी प्रकार इसीलिए इसे चूंकि 2 वर्ण मिल रहा है, देखो दक्षिण जोड़ अरण्य है, अंतिम में से क्या आ रहा है, ओ, क्योंकि 9 को अगर तोड़ना चाहेंगे तो 9 हलंत प्लस ओ है, तो अंतिम में हमारा क्या है, ओ, शुरुआत में क्या है, ओ, यानी ओ जोड़ ओ। अब दोनों मिलकर हमारा आ बन रहा है। तो देखो ओ में एक मात्रा का समय, ओ में एक मात्रा का समय, इस आधार पर भी देखें तो हमारा कितना टोटल समय लगा, 2 मात्रा का। और 2 मात्रा का जिसमें समय लगता है हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इधर भी देखो आ को तो डायरेक्टली 2 मात्रा होती है, यानी कि जोड़कर भी देखें तो वही बात है। अगर डायरेक्टली देखें तो जैसे देखो अ तुरंत बोला जाता है, आ थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, यही अंतर है करने का। अ देखो बोलो ई बोले तो ज्यादा समय, ई दीर्घ ई, ये ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए हम इसे जो जितनी भी इसका दीर्घ रूप है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जितनी भी इसका छोटा रूप है यानी ह्रस्व रूप है उसे हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। अब देखो 2 वर्ण मिला है, देखो इसके मिलने से नया वर्ण हुआ, यानी कि नया परिवर्तन हुआ, वर्णों में विकार उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे हम संधि स्वर के भी नाम से जानते हैं। अगर पूछ लिया कोई कि दीर्घ स्वर को संधि स्वर क्यों कहते हैं, इसलिए कि चूंकि इसमें 2 वर्णों का मिलने से नया वर्ण बनता है, तो और संधि का भी जो रूप है, संधि का जो भी विशेषता है वो इसी प्रकार का, इसलिए हम संधि स्वर भी कहते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम संयुक्त स्वर।
आपको बता दें कि ये हम जो पढ़ रहे हैं तीनों हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये हम लोग क्या गुण के आधार पर पढ़ रहे हैं। देखो संयुक्त स्वर, संयुक्त से आपको पता होगा, जैसे बोलते हैं सम्मान का अगर उच्चारण किया जाए तो सम्मान का उच्चारण हम कैसे करते हैं, श म संयुक्त आकर्णो, यानी कि सम्मान, यानी कि जो डबल एक साथ युक्त है उसे हम संयुक्त बोलते हैं। यानी यहाँ पर साफ पता चलता है कि जब दो या दो से ज्यादा वर्ण आपस में मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे, ठीक ना। तो संयुक्त स्वर कैसे होता है, देखो दो या दो से अधिक स्वर बन के से बना, ये तो हम चूंकि पहले ही समझा चुके हैं। अब देखो यथा में अ जोड़ ई, अब अ जोड़ ई बराबर एक कैसे बन रहा, ये हम जो है संधि पढ़ेंगे तब भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ भी हम बता देते कैसे बन रहा। देखो अ जोड़ ई, ये जो बीच में जोड़ है इसको हटा दो, सिर्फ अ ई के रखो। अब साथ में बोलने का प्रयास करो, हम बोल के दिखाते हैं, आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं, अपना मतलब प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अ ई, अ ई, अ ई, तो अ ई, अ ई क्या बोला ना हमारा, अ ई, इसीलिए ये बनता है हमारा अ ई। अब ओ जोड़ू है, औ, अ उ, औ, औ, यानी क्या हमारा बोला क्या रहा है, ये यही कारण है कि ये दोनों मिलकर ये बनता है, ये दोनों मिलकर ये बनता है। अब इसको देखने का प्रयास करते हैं, आ जोड़ी को, आई, आई क्या हमारा बोल रहा है, आई, फिर आ जोड़ ई को देखते हैं, आई, आई, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक ना, सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि इसका जो रूप है और इसका जो रूप है, चूंकि इसका दीर्घ रूप है, लेकिन अगर इसको तोड़ना चाहे तो ओ जोड़ ओ बराबर आ बनता, ठीक ना। तो ये जो होता है इसमें, यानी कि जो इसका हर्ष रूप होता है ये भी दीर्घ ही है, लेकिन हर्ष इसका भी दीर्घ का भी हर्ष, सॉरी मतलब दीर्घ का जो दीर्घ रूप भी होता है, जैसे यहाँ पर बता देते हैं। देखो ये दीर्घ स्वर है, ओ जोड़ ई मिलकर दो मात्रा का समय है, ये भी दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा ऊपर का लेवल है। ये देखो छोटा सा रूप है, इसी का थोड़ा सा दूसरा रूप है, तो वही यहाँ पर हो रहा है कि ये थोड़ा सा दूसरा रूप है। अब दोनों मिलकर हमारा क्या बन रहा है, वही बन रहा है, ठीक ना। अब जैसे तो आ जोड़ी, आ जोड़ी, दोनों देखो रिपीट हो गया, यहाँ पर एक ही चीज को दोबारा लिखना है, जैसे आ जोड़ी, आ जोड़ी, दोनों मिलकर ये बन रहा है हमारा। यहाँ पर देखो ओ जोड़ू मिलकर जो बना था वही बनेगा आ जोड़ू मिलकर वो, जैसे बोल के देख सकते हैं, आओ, आओ क्या बोला था हमारा, आओ। यही कारण है कि दो या दो से ज्यादा, देखो दो या दो तो है, ज्यादा कैसे ये बता देते हैं। आ देखो है, तो आ को अगर ओ जोड़ो करते हैं तो हमारा एक, दो, ये तीन, दो से ज्यादा हो गया ना, इसलिए ऐसे बनते हैं। तो बस ये समझाने का बता रहे हैं, हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है, संयुक्त यानी कि सभी आपस में संयुक्त हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, संयुक्त में होता है जुड़ना, तो इसे ही हम संयुक्त स्वर करते हैं। तो हम लोग देख लिए हैं कि गुण के आधार पर जो तीनों भेद हैं वो कैसे मतलब होते हैं और क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर क्या होता है। तो उच्चारण के आधार पर पिछले देखे होंगे कि हमारा होता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो चूंकि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर तो हम पहले ही समझा चुके हैं, होती वही चीजें हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंट चीजें नहीं है। अब हम उच्चारण के आधार पर हमारा सिर्फ बचा है एक, तो बस अगर लिखना चाहे तो आप दोबारा भी लिख सकते हैं वही चीज को, अनन लिखना चाहे तो सिर्फ एक नंबर डालिए हर्ष स्वर इसकी, यानी कि उच्चारण के आधार पर हेडिंग दीजिए, एक नंबर डाल के बस लिख दीजिए कि हाँ पीछे लिखा हुआ है, दूसरा में पीछे लिखा हुआ है, फिर हम लोग जान रहे हैं बस। अब आगे हम समझने का प्रयास करते हैं प्लुत स्वर क्या होता है। तो प्लुत स्वर वैसी स्वर वर्ण, उच्चारण की बात आ रही है ना, तो उच्चारण वैसी प्लुत स्वर जिसमें तीन मात्रा का समय, सॉरी वैसा स्वर वर्ण जिसमें तीन मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखो उच्चारण के आधार पर इसके उच्चारण में एक मात्रा, इसके उच्चारण में दो मात्रा, इसके उच्चारण में तीन मात्रा, यानी लिखने का सीधा सा आराम सा तरीका। पहला भेद है तो एक मात्रा, दूसरा भेद है तो दो मात्रा, तीसरा है तो तीन मात्रा। अब देखो प्लुत स्वर में तीन मात्रा का समय लग रहा, वो कैसे लगता है बताते हैं। जैसे उदाहरण आप लोग देखने मिलता है, हे राम, हे को बोलते हैं देखो ज्यादा समय लगेगा, हे। जैसे अगर जो संगीत जो प्लुत स्वर होती है उसका प्रयोग जो है वो संगीत में, रोने में, चिल्लाने में, या फिर ज्यादा जोर से किसी को बुलाने में, ये सब में हमारा जो प्रयोग होता है उसका प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे हम अगर देखना चाहें तो देखो संगीत के शब्द सा रे गा मा, ये देखो ये बोल रहे हैं तो क्या ज्यादा लंबा समय लिया जाता है संगीत में, से कोई गाना भी गाता है तो वैसे तो थोड़ा सा हमको लगता है कि मेरा मजाक उड़ जाएगा, फिर भी बताता है। जैसे बोलता है कि ला 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 ला, ठीक ना, तो हमें हंसी आ रही है, आप लोग कब जो समझना समझ सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं तो ये हमारा क्या है, लंबा समय ले रहा है, यानी कि लगभग तीन मात्रा का समय लग जाता है। जैसे तुरंत बोले एक मात्रा, तुरंत बोले दो मात्रा, लेकिन वही अगर थोड़ा सा इसको टान रहे तो इसमें तीन मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम प्लुत स्वर करते हैं। चूंकि इसमें तीन मात्रा का समय लगता है इसलिए इसके अंत में हम तीन ले देते हैं। जैसे अरे है तो यहाँ पर देखो हम अरे लिख रहे हैं, ठीक ना, अरे। इसका अगर अंतिम में देखें तो हमारा अंतिम में ये है, यानी ओ रो जोड़ ए, यही आके इस पर बैठ गया, यानी ये जो ए है इसको तीन करते हैं, यानी ये जो ए अंत का रहता है ना उसी को हम टानते हैं जब, अरे हे राम,
इस प्रकार से हम बोलने का प्रयास करते हैं। अब देखो ये हम सब 3 मात्रा का समय लगता है, इसके पीछे 3 लिखने का कारण ये तो समझा दिया कि चूंकि 3 मात्रा का समय लगता है इसलिए हम इसको पहचानने के लिए 3 कर देते हैं पीछे। प्रयोग देखो वेद, पुराण, संगीत, चिल्लाने, रोने, इसमें किया जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ रहा नहीं है, बस अगर जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे तो आ कर, हर्षी का, दृढ़ का, हर्षु का, ध्रुव का, ये सब पढ़े होंगे, या फिर को आकर, खो आकर, ये सारी चीजें सीखे होंगे, तो उसको बस बताने का प्रयास करेंगे कि हाँ, क्योंकि अगर आप लोग 10th में पढ़े तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन जो यहाँ अगर कोई बच्चे लोग 6th क्लास के बच्चे देख रहे होंगे तो उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीजें कैसे होती है। तो बस आगे हम बस ये देखना चाहेंगे कि जो हमारी मात्रा स्वतंत्र रूप में प्रयोग कैसे करते हैं, मात्रा के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं स्वर वर्ण का, तो ये हम आगे ये देखने वाले हैं। चलो अब हम देखते हैं कि स्वर वर्ण का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में हम लोग करते हैं। अब हम क्लास के अंतिम चरण में से पहुंच चुके हैं और बस ये लास्ट चीज को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखो लिखने में जो स्वर वर्ण, चूंकि बोलने में तो शब्दों का जो पहले जिस प्रकार से हम लिखेंगे उसी को हमको बोलना है, तो लिखने में जो स्वर वर्ण का जो प्रयोग होता है वो 2 तरीके से किया जाता है। पहला स्वतंत्र रूप से यानी कि जैसा है वैसा ही, और दूसरा मात्रा के रूप में, यानी जैसा है उसका मात्रा क्या होता है उस अनुसार से हम लोग प्रयोग करते हैं। देखो स्वतंत्र रूप में है, हमारा मात्रा में होता है। देखो स्वतंत्र रूप, इसका देखो मतलब क्या है कि जैसा स्वर वर्ण होता है उसी रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसे हम स्वतंत्र रूप में कहते हैं। तो जैसे देखो इसका मतलब स्वर वर्ण जैसा उसी रूप में बता चुके हैं। जैसे देखो इमली, इमली में देखो ई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ ई है तो उसका ई का ई रह गया, औ है तो औ का औ रह गया, ई दीर्घ ई, या फिर आदि देखो लिखे मतलब लास्ट चीज है आदि। तो यहाँ भी आ का देखें तो देखो आ, तो यहाँ पर जो है यानी कि जिस प्रकार से स्वर वर्ण होती है उसी रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो उसे हम मात्रा के रूप में नहीं कहते, मतलब कि वो मात्रा में परिवर्तन उस वक्त नहीं होता, उस वक्त जो होता है वो स्वतंत्र रूप में होता है। और मात्रा के रूप में परिवर्तन कैसे होता है, देखो मात्रा के रूप में मतलब इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम उसका जो प्रयोग है शब्दों के साथ मात्रा के रूप में करते हैं तो उसे मात्रा के रूप में कहते हैं। जैसे कोई यथांग सम्मान, देखो यहाँ पर क्या है, आ यहाँ पर मात्रा के रूप में आ गया। देखो यहाँ पर चूंकि जो आंसर है, आप लोग गलती मत कीजिएगा, आंसर जो होती है वो स्वर वर्ण नहीं होते, वो अयोगवा में आती है, जो कि शायद आगे हम नोट करके बताएंगे। देखो आ गया है, देखो उ ओ ए, ये हमारा आ गया है। जैसे यहाँ पे देखो तो आकर आया है, हर्षी कर आया है, तो ये सारी जो चीजें है वो मात्रा के रूप में परिवर्तित होकर आया है। तो देखो ओ का कोई मात्रा नहीं होता, बल्कि दूसरे में सहायक होती है। सच में ओ का कोई मात्रा नहीं होता, ये जो होती है दूसरे में कैसे, देखो ओ जोड़ ओ बराबर मिलके हमारा क्या बनता है आ, ये दूसरा के बनाने में सहायक हुआ, यानी दूसरे मात्रा को बनाने में, दूसरे स्वरवर्णों को बनाने में वो सहायता प्रदान करता है। अब और वो जो है वो खासकर व्यंजन वर्ण के निर्माण में भी सहायक होता है। वो कैसे, तो व्यंजन वर्ण में उस सब चीज को समझेंगे। देखो मूल स्वर का जो मात्रा होता है वो किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो मूल स्वर में देखो क्या, अ आ ई दीर्घ उ दीर्घ उ री लिरी ए आई ओ औ री। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हुआ 13। पहले भी हम इस क्लास में बता चुके हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है 13, तो सभी देख लिए। अब देखो कैसे होता है, तो ये ऐसे रह गया, ये जो मतलब कि गोला आकार दिख रहा है टूटा टूटा सा भाग में बिंदा से, वो जो चीज है उसमें यानी कोई भी वर्ण आएगा व्यंजन वर्ण, वो उसमें भरा आएगा, बाकी सब चीजें वैसे ही रह जाएगी। जैसे अगर इसके यहाँ पर हम भरना चाहें तो पहले आप लोग ये अच्छे से उतार लीजिएगा, जिस प्रकार से साफ साफ अब बता भर कम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिए रो, इसकी जगह पर रो भरेंगे तो रो आ गया, रा, तो इसकी जगह पर रो आ गया। अब हर्षी कहते हैं यहाँ पर जहां जहां जो गोलाकार बिंदा बिंदा आकार से दिख रहा वहां पर सिर्फ जो भी जिस चीज में मात्रा का प्रयोग करना है उसको लिखते जाना। जैसे देखो क्या हमारा रू, सॉरी यहाँ पर पहले हटाई में दीर्घ हो गया, उसके बाद रू। तो याद रखना कि रो वाले में चीजें में एक डिफरेंट चीज होती है कि इसका रो नीचे में नहीं लिखा जाता। देखो एक चीज बता देते हैं कि आप लोग को ये कभी समझ नहीं आया होगा कि रो में हर्षऊ कैसे दिया जाता है, दीर्घऊ कैसे दिया जाता है, ये हम आज क्लियर कर देते हैं। देखो अगर कहीं रो ऐसे दिखे और उसमें सिर्फ ऐसे रहे, इसका मतलब ये है ये हर्षऊ है, हर्षऊ यानी ये जो होती है, कहाँ गया ये वाला होती है, ठीक ना। लेकिन अगर जो रो ऐसे मिले और थोड़ा सा इसका ऐसे यहाँ पर निकला रहे और उसके बाद अगर ऐसे प्रयोग हुआ रहे, यानी थोड़ा सा निकलने के बाद प्रयोग रहे, तो उसे हम दुर्गऊ कहते हैं। ये क्लियर कर लीजिए हमेशा के लिए आप लोग, ठीक है। अब चलो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारा क्लियर हो गया। अब रो बैठा दो तो रोरी बनेगा। चूंकि यहाँ पर रो का प्रयोग जो होता है वो हलन के रूप में हम ले रहे हैं, तभी तो समय मात्रा बैठाएंगे, इसलिए यहाँ पर लिरी में बैठाएं तो आगे में क्या रलिरी आ गया। यहाँ रो बैठाएं तो रे राई रो राव, यहाँ पर ररी, यानी चूंकि यहाँ पर
जो है इसका मात्रा रिरी है तो ररी इसको कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज है, जो कि लिरी स्वर वर्ण जो होती है उसका प्रयोग वर्तमानी संस्कृत में हम लोग नहीं करते बल्कि लौकिक संस्कृत में करते हैं, यानी कि वर्तमान में नहीं पढ़ते वो सारी चीजों को। ठीक है, तो देखो ये हमारे क्लियर हो गया मात्रा के रूप में। अब एक चीज और समझाते हैं। देखो यहाँ पर स्वतंत्र रूप में और मात्रा के रूप में एक अंतर बताने का प्रयास करते हैं। देखो अंतर यहीं पर बता देते हैं, ठीक है। जैसे इमली है, ठीक, इमली, ये आप लोग पता हो कि ये सही है, लेकिन अगर इसी को हम स्वतंत्र रूप में, अगर इसी को मात्रा के रूप में लिखने का प्रयास करें तो ये हमारा गलत होता है, सही आप लोग समझ सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पर जो हर्षई है इसका मात्रा इसे है, यानी बिंदा बिंदा दे दो, ठीक है, यहाँ पर हर्षई लगा दो और मो लोदगी कर। अब बताओ ये आप लोग को सही लग रहा है ना गलत? अगर यहाँ पर कोई जैसे कि री लगा दे तो रिमली, ये शब्द एक बना तो वो सही है, लेकिन अगर इमली को अगर इस प्रकार से हम लिखना चाहें तो हमारा ये गलत है, यानी कि ये सही है। यानी कि जो स्वर वर्ण होती है उसका अलग अलग जगहों पर कभी मात्रा के रूप में तो कभी स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है, और इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। मतलब कि कोई क्लास अब उतना बचा नहीं है। ये हमारी जो स्वर वर्ण की क्लास है वो समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होती है और उससे जुड़े सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई के साथ बने रहिए। धन्यवाद।